हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेटेजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं इसके सबसे फर्स्ट टॉपिक से, जो कि कौन सा है, एनिमल हस्बेंड्री। तो देखो, आम भाषा में जो एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। जिससे अपन उनका डोमेस्टिकेशन क्यों करते हैं, क्योंकि अपन को उनसे कुछ ना कुछ क्या होगी, कोई इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की चीज मिलेगी। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, इट इज अ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस फॉर ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। मतलब जो लाइव स्टॉक होते हैं, लाइव स्टॉक किसे कहते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, और उनके नंबर बढ़ाना, तो वो अपने लिए एक लाइव स्टॉक है। उनके नंबर बढ़ाना, उनमें ब्रीड करवाना और उनसे यूजफुल चीजें लेना, ये सब किस में आएगा, एनिमल हस्बेंड्री में। जब भी आपके एग्जाम में डेफिनेशन आए तो आप ये दोनों ही लिख ले। ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है और एक डेफिनेशन मैं अपनी तरफ से लिखवा रहा हूं। एनिमल हस्बेंड्री इज अ साइंस ऑफ रियरिंग, मतलब पालना, केयरिंग करना, उनका फीडिंग, ब्रीडिंग करना, उनकी इंप्रूवमेंट करना, उनकी ब्रीड में उनका यूटिलाइजेशन करना, ये किसका, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का, उसे अपन क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री को अपन इन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब एनिमल हस्बेंड्री में अपन कैटल फार्मिंग कर सकते हैं, बफेलो, काउ, पिग, हॉर्स, शिप, गॉट, इन सब की क्या कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं। और इनकी फार्मिंग से या तो अपन फूड निकालना चाहते हैं या फिर इनको किसी ना किसी मैकेनिकल वर्क में यूज लेना चाहते हैं। ठीक है। फिशरी में कौन कौन सी आती है, फिश इंडस्ट्री आती है, जिसमें मतलब फिश का डोमेस्टिकेशन किया जाता है, या कुछ मॉलस्कस होते हैं जैसे कि सेल फिश, उनका डोमेस्टिकेशन किया जाता है, या कुछ क्रस्टेशियंस होते हैं जैसे कि प्रॉन, क्रैब्स, इनका। तो फिशरी में खाली फिश का नहीं, इन सब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का भी डोमेस्टिकेशन होता है। नेक्स्ट है पोल्ट्री फार्मिंग, जिसमें आप सब जानते हैं मुर्गियों का क्या किया जाता है, डोमेस्टिकेशन किया जाता है। और कुछ अदर है, जैसे एपीकल्चर में हनी बी का कल्चर करते हैं, सेरीकल्चर में किसका करते हैं, सिल्क वॉर्म का करते हैं, लैक कल्चर में लाक इंसेक्ट जो होता है उसका कल्चर करते हैं। नेक्स्ट है, कुछ बुक में डेटा है कि 70% वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, मतलब पूरी दुनिया की जो लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन है उसका 70% खाली किसमें, इंडिया और चाइना में। बट दे प्रोड्यूस 25% ऑफ टोटल प्रोडक्टिविटी, लेकिन प्रोडक्टिविटी के मामले में वो टोटल प्रोडक्शन का 25 ही दे रहे हैं। इसका मतलब लाइव स्टॉक के नंबर ज्यादा है लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या है, कम है। तो इसको सुधारना चाहिए। तो टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी क्या क्या कर सकते हैं, बेटर फार्म मैनेजमेंट, मतलब फार्म को और अच्छे से मैनेज करेंगे। अब फार्म मैनेजमेंट में क्या आता है, जिस जगह पर एनिमल्स रहते हैं उस जगह की देखभाल करना और उस एनिमल की देखभाल करना, वो किस में आता है, बेटर फार्म मैनेजमेंट पे। या फिर उनकी ब्रीड को इंप्रूव करो, और इसको करने की अपने इस चैप्टर में दो टेक्निक है, एक एनिमल ब्रीडिंग और एक कंट्रोल्ड ब्रीडिंग। ठीक है। कंट्रोल ब्रीडिंग में भी दो अपन को टॉपिक करने हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। तो अब अपन आज के वीडियो में जो है इन्हीं टॉपिक को अच्छे से करने वाले। तो एनिमल हस्बेंड्री में अपन ये दो टॉपिक आज की क्लास में करेंगे, जिसमें एक अपन करेंगे फार्म मैनेजमेंट और दूसरा अपन करेंगे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, जिसमें एनिमल ब्रीडिंग देखेंगे, फिर कंट्रोल ब्रीडिंग देखेंगे और फिर एक दो एक्स्ट्रा टॉपिक है एपीकल्चर वगैरह के बारे में, उसको समझेंगे। तो सबसे पहला लेते हैं फार्म मैनेजमेंट। तो फार्म मैनेजमेंट से अपना क्या मतलब है, मैनेजमेंट ऑफ फार्म, मतलब जिस जगह पर वो रह रहे उनका मैनेजमेंट करना और उसमें जो एनिमल रह रहे उनका मैनेजमेंट करना ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। अब फार्म मैनेजमेंट को समझने के लिए दो टॉपिक अपनी बुक में दे रखा है, एक है डेयरी फार्म मैनेजमेंट और एक है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। तो पहले देखते हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट। तो पहले तो ये देखते हैं डेयरी मतलब किसे कहेंगे, डेयरिंग किसे कहेंगे। तो मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, मतलब डेयरी आप सब जानते हो मिल्क से रिलेटेड है, या तो मिल्क या मिल्क का कोई प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्ट जो होता है उसको बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, इन एनिमल्स की क्या करते हैं, डोमेस्टिकेशन करते हैं। अब डेयरी एनिमल्स जो होते हैं उनको अपने तीन कैटेगरी अपने जानते हैं जो कॉमनली अपन इस्तेमाल करते हैं, कैटेगरी तो नहीं कहेंगे, तीन एग्जाम्पल इस्तेमाल करते हैं, गाय, भैंस और बकरी। ठीक है। तो काऊ की कौन कौन सी ब्रीड जनरली अपन यूज करते हैं जो अच्छी ब्रीड है, साहिवाल, गिर, देवकी, सिंधी। बफेलो की कौन सी है, जाफराबादी, मैसाना, सूरती, बदावरी। और गॉट की कौन सी है, सिरोही, काश्मीर, पासीमाना, जमनापरी। ठीक है। तो ये अपने डेयरी जो एनिमल्स होते हैं उनके एग्जाम्पल है और उनकी कुछ ब्रीड है। ठीक है। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए,
फिर ये पूरा सब अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर इसी टॉपिक को डेयरी फार्म मैनेजमेंट को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपन आगे देखते हैं कि जो डेयरी फार्मिंग है इसमें जो जो एनिमल्स है इनका अपन इस्तेमाल मिल्क प्रोडक्शन के लिए तो करते ही हैं, तब इनको क्या कहते हैं, मिल्च एनिमल। लेकिन कभी कभी इन कैटल्स का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टिंग, जो अपने हल जोतना होता है उसके लिए या किसी मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं, तब इसे अपन क्या कहते हैं, ड्रॉट एनिमल्स, ठीक है। अब डेयरी मैनेजमेंट या डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है, तो मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि जब फार्म मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें फार्म का भी मैनेजमेंट करना है और फार्म एनिमल्स का भी मैनेजमेंट करना है। तो सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स, मतलब अच्छी ब्रीड का सेलेक्ट करो जिसकी क्या है, प्रोडक्टिविटी पहले से ही ज़्यादा है उस गिवन एरिया में, और उस गिवन एरिया में हाई रेजिस्टेंस है किसके टूवर्ड्स में, डिजीज के टूवर्ड्स में। दूसरा, अपन को प्रॉपर केयर करना है किन किन चीज़ों का, जो हाउस है मतलब जो फार्म है उसका, वहाँ पर पानी की सप्लाई अच्छे से होनी चाहिए, हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए और गुड क्वालिटी फूड मिलना चाहिए रिक्वायर्ड अमाउंट में। तीसरा, अपन को हैंडलिंग करनी चाहिए मिल्क की। अब डेयरी इंडस्ट्री जो है मिल्क पर ही डिपेंड करेगी, आइदर आप मिल्क सेल करेंगे या फिर मिल्क का प्रोडक्ट। तो जो मिल्क मिल रहा है उसका भी ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि वो खराब हो रहा है। तो मिल्क की हाइजीन का ध्यान रखेंगे, उसका स्टोरेज का ध्यान रखेंगे और उसके ट्रांसपोर्टेशन और उसके प्रोडक्ट का ध्यान रखेंगे। तीसरा, एक वेटनरी डॉक्टर को रेगुलर विजिट करवाएंगे ताकि वो जो एनिमल हाउस है उसका अच्छे से देख पाए कि इसमें कोई खराबी तो नहीं, कोई एनिमल्स में कोई बीमारी तो नहीं और हाइजीन वाइजीन का सही लेवल है या नहीं है, वो एक वेटनरी डॉक्टर आपसे ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा। तो ये सब आता है किसमें, डेयरी फार्म मैनेजमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। देखो इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अच्छे से समझना। पहले अपन देखते हैं पोल्ट्री क्या होती है। तो पोल्ट्री मतलब डोमेस्टिकेशन किया जाता है किसका, बर्ड्स का, सिर्फ मुर्गियों का नहीं, हर उस बर्ड का डोमेस्टिकेशन पोल्ट्री कहलाता है, जिससे अपन को या तो एग मिलते हैं या फिर खाने को फूड मिलता है मीट के फॉर्म में, उसे अपन क्या कहेंगे, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट कहेंगे। इसमें क्या क्या आते हैं, चिकन्स आते हैं, डक्स आती है, टर्की आती है, गीज आती है। अब पोल्ट्री बर्ड्स जो होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक ऐसे जिन्हें अपन एग देने के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहते हैं लेयर्स, और एक ऐसे जिसे अपन मीट के लिए इस्तेमाल करेंगे जिसे ब्रॉयलर्स कहते हैं। प्लाईमाउथ रॉक जो है वो एक ब्रॉयलर्स है और लेगहॉर्न जो है लेयर्स है, दोनों ही मुर्गियां हैं, ठीक है। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में जो पॉइंट है वो लगभग सेम ही है। पहले आपको एक डिजीज फ्री सूटेबल ब्रीड का सिलेक्शन करना है आपके एरिया के हिसाब से, प्रॉपर केयर करना है उसके हाउस का, एडिक्वेट वाटर का, क्वालिटी फूड अवेलेबल करवाना है एडिक्वेट अमाउंट में, जो होते हैं प्रॉपर हैंडलिंग करनी है किसकी, मीट की और एग की, रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए डिजीज ऑफ बर्ड, हेल्थ केयर एंड हाइजीन का। एक आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी बीमारियां होती है जो पोल्ट्री से रिलेटेड होती है। तो दो नाम आपको याद रखने हैं, एक तो बर्ड फ्लू और एक रानीखेत डिजीज। अपनी बुक में सिर्फ बर्ड फ्लू के बारे में दे रखा है, पुरानी बुक में रानीखेत डिजीज के बारे में भी दे रखा है, ठीक है। तो अब अपन सेकंड टॉपिक लेते हैं जो कि क्या है, एनिमल ब्रीडिंग। देखो अपन ने क्या देखा था कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के अपन ने दो कैटेगरी बनाई थी, पहली थी फार्म मैनेजमेंट, दूसरा था ब्रीडिंग प्रोग्राम। और ब्रीडिंग प्रोग्राम में भी पहला था एनिमल ब्रीडिंग और दूसरे अपने जो आर्टिफिशियल तरीके थे वो। तो अपन ने फार्म मैनेजमेंट समझ लिया है, अब अपन समझेंगे क्या, एनिमल ब्रीडिंग। तो एनिमल ब्रीडिंग क्या होता है उसे समझने से पहले समझते हैं ब्रीड क्या होता है। तो ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट ऑफ अपीयरेंस, मतलब बहुत सारे करेक्टर उनमें सिमिलर है, उनके जो मतलब एंसेस्टर थे और उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी सिमिलरिटी रखेगी। ऐसे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को अपन क्या कहते हैं, ब्रीड कहते हैं। और उनकी अपीयरेंस किस किस चीजों में सेम होगी, उनके फीचर, साइज, कॉन्फ़िगरेशन, ये सब चीजें क्या होगी, सेम होगी, उसे अपन क्या कहते हैं कि ये एक ही ब्रीड का है, ठीक है। एनिमल ब्रीडिंग में अपन क्या करते हैं, इस मेथड में अपन क्या करेंगे, इन्वॉल्वमेंट इन मैटिंग बिटवीन डिजायर्ड एनिमल्स। मैं कोई दो डिजायर्ड एनिमल जिनमें दो में अच्छी क्वालिटी हो उनके बीच में क्या कराता हूं, मैटिंग करवाता हूं, उसको अपन क्या कहते हैं, एनिमल ब्रीडिंग कहते हैं। तो एनिमल ब्रीडिंग में अपन खुद मैटिंग करवाते हैं उनकी डिजायर्ड एनिमल्स के बीच में। और क्यों करवाते हैं, ताकि ईल्ड बढ़े या फिर कोई भी प्रोडक्टिविटी बढ़े या फिर उन एनिमल में डिजीज रेजिस्टेंस बढ़े, मतलब कोई क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए या फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एनिमल ब्रीडिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब एनिमल ब्रीडिंग जो होती है वो दो कैटेगरी की होती है, इन ब्रीडिंग
और आउटब्रीडिंग। और आउटब्रीडिंग में ये 3 मेथड करने हैं, एक एक करके दोनों को समझते हैं। पहले लेते हैं इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग क्या होती है? इट रेफर्स टू द मैटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल। मतलब जो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल है उनके बीच में अपन को क्या करनी है? मैटिंग करानी है। अब क्लोजली रिलेटेड से अपना क्या मतलब है? तो उनमें विद इन सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन, मतलब 4 to 6 जनरेशन ऊपर उनका कोई एक कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए। ठीक है, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग हो गए, मतलब 6 जनरेशन पहले वो एक ही एंसेस्टर से बने थे, अब थोड़े धीरे धीरे मतलब उनकी वो फैमिली ब्रांचिंग हो रही है। उन ऑर्गेनिज्म के बीच में अगर क्रॉस करवाएं तो उसे अपन क्या कहेंगे? इनब्रीडिंग। ब्रीड सेम है, उनके एंसेस्टर 4 to 6 जनरेशन ऊपर तक सेम ही होने चाहिए, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, तब अपन उसे क्या कहेंगे? इनब्रीडिंग कहेंगे। इट रेफर्स टू द मैटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। ठीक है, अगर 4 से 6 जनरेशन में भी कोई सिमिलर एंसेस्टर नहीं रहा है तो फिर वो इनब्रीडिंग नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इनब्रीडिंग में ब्रीड तो सेम होती है पर वो रिलेटेड भी होने चाहिए। रिलेटेड मतलब कम से कम 4 से 6 जनरेशन के बीच में उनका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए। स्टेप क्या होते हैं? पहले अपन एक सुपीरियर मेल लेंगे। सुपीरियर मेल का मतलब जो क्वालिटी अपन इंप्रूव करना चाह रहे हैं उसमें सबसे अच्छा जो मेल होगा उसको चूज करेंगे। सुपीरियर फीमेल चूज करेंगे। जैसे गाय के केस में सुपीरियर फीमेल क्या होगी? वो होगी जो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करे। और सुपीरियर मेल क्या होगा? जो डिजीज रेजिस्टेंस हो, ज्यादा हष्ट पुष्ट हो। ठीक है, तो वो सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल के बीच में अपन मैटिंग करवाएंगे। फिर उनकी जो ऑफ स्प्रिंग आएगी उनमें से वापस छाटेंगे सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल, फिर उनमें मैटिंग करवाएंगे और ऐसा करते ही जाएंगे। तो पहला स्टेप होगा सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल फॉर द सेम ब्रीड आर आइडेंटिफाई, और उनमें मैटिंग करवाएंगे। फिर प्रोजिनी जो निकलेगी, सच मैटिंग आर इवोल्यूट एंड आइडेंटिफाइड एज सुपीरियर मेल एंड फीमेल, फिर उनमें भी सुपीरियर मेल और फीमेल ढूंढेंगे फॉर फर्दर मैटिंग, और फिर उसमें भी मैटिंग कराएंगे। कंटिन्यू सिलेक्शन एंड ब्रीडिंग, इसी तरह सेलेक्ट करेंगे, ब्रीड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ब्रीड करेंगे। एडवांटेज क्या है? तो पहला एडवांटेज है फॉर्मेशन ऑफ प्योर लाइन। ये एक प्योर लाइन बनाता है, मतलब करेक्टर जो एक जनरेशन में किसी पर्टिकुलर पेरेंट्स में जो करेक्टर थे वही करेक्टर बनने जा रहे हैं, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही। अपन यही चाहते भी हैं, इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। ठीक है, एलिमेंट हार्मफुल रिसेसिव जीन, कोई रिसेसिव जीन है तो वो आएगी नहीं, क्योंकि अपन हर बार क्या कर रहे हैं? सुपीरियर मेल सुपीरियर फीमेल के बीच में ही क्रॉस करवाते जा रहे हैं। इट एक्यूमुलेट सुपीरियर जीन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब ड्रॉबैक क्या है? तो देखो, ऐसा बार बार करने पर कुछ जनरेशन बाद जो ऑफ स्प्रिंग आएगी वो फर्टिलिटी की कैपेसिटी खो देती है, मतलब इनफर्टाइल हो जाती है। इसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसे अपन अभी अलग से समझते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी देखते हैं। एक बार आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है और इसे ओवरकम कैसे करते हैं। तो देखो, कंटिन्यू इनब्रीडिंग करवाने पर, वो भी क्लोजली रिलेटिव ऑर्गेनिज्म के बीच में, ज़्यादा क्लोजली रिलेटिव ऑर्गेनिज्म के बीच में, जैसे जिनके पेरेंट्स सेम होते गए, बार बार इनब्रीडिंग करवाते गए, इससे फर्टिलिटी रिड्यूस होती है, इवन प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। इसको क्या कहते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सॉल्यूशन क्या है? एक सिंगल आउट क्रॉस करवा देंगे, मतलब एक बार इन इनब्रीडिंग वाले एनिमल्स का जो है क्रॉस किसी ऐसे एनिमल के साथ करवाएंगे जिसकी ब्रीड तो सेम है लेकिन 4 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, उनके साथ क्रॉस करवाते ही वापस सब नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट है आउट ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग में क्या था कि ब्रीड सेम थी और 4 से 6 जनरेशन तक कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए। अब इसके अलावा जो भी तरीके हैं ब्रीडिंग के जिसमें अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में क्रॉस करवाया जाता है उसे कहते हैं आउट ब्रीडिंग। पहला तरीका क्या हो सकता है कि ब्रीड तो सेम रखो लेकिन कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए 4 to 6 जनरेशन तक, तब आउट क्रॉसिंग कहेंगे। अगर ब्रीड सेम रखेंगे और 4 to 6 जनरेशन तक कॉमन एंसेस्टर हुआ तो उसे इन ब्रीडिंग कहेंगे, कॉमन एंसेस्टर नहीं हुआ तो आउट क्रॉसिंग। ऐसे दो एनिमल जिनकी ब्रीड अलग है तो क्रॉस ब्रीडिंग, और जिनकी स्पेसीज अलग है लेकिन स्पेसीज रिलेटेड है तो उसे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे लेते हैं और आउट ब्रीडिंग के डिफरेंट मोड जो है 1 by 1 समझते हैं। सबसे पहले आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग क्या होता है? आउट ब्रीडिंग बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड। इसमें भी सेम ब्रीड के इंडिविजुअल के बीच में क्या कराते हैं अपन?
मैटिंग करवाते हैं, तो फिर इनब्रीडिंग हो गया ये तो। लेकिन इनब्रीडिंग से कैसे अलग है? विद इन नो कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन। इनब्रीडिंग जब की थी तो मैंने क्या बोला था, सेम ब्रीड के इंडिविजुअल के बीच में तो करवाना ही है, लेकिन उनके अंदर कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए 4 to 6 जनरेशन तक। लेकिन अगर 4 to 6 जनरेशन तक भी कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है तो फिर ऐसे सेम ब्रीड के बीच के क्रॉस को क्या कहते हैं? आउट क्रॉसिंग। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग ऑब्टेन फ्रॉम दिस क्रॉस उसे आउट क्रॉस कहेंगे। और ये क्यों सुटेबल है? एक तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो अभी अपन ने समझा उसको खत्म करती है, और ये जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, जैसे बुक में लिखा है कि टू इंप्रूव मिल्क प्रोडक्शन, ग्रोथ रेट एंड बीफ कैटल्स जो होती है उनकी ग्रोथ रेट बढ़ाती है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाती है। नेक्स्ट है क्रॉस ब्रीडिंग। अब क्रॉस ब्रीडिंग का क्या मतलब है? आउट ब्रीडिंग बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड। अब ब्रीड भी अलग अलग है, अभी तक एक ही ब्रीड में चल रहे थे, अब ब्रीड अलग अलग है। एक ही ब्रीड हो, 4 to 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर हो तो इनब्रीडिंग, कोई कॉमन एंसेस्टर ना हो तो आउट क्रॉसिंग। ब्रीड भी कॉमन ना हो, मतलब अलग अलग ब्रीड ले, तो उसे क्या कहेंगे? क्रॉस ब्रीडिंग। और ऑफ स्प्रिंग जो बनेगी उसे क्रॉस ब्रीड कहेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है? इट अलाउ द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड इन सेम, मतलब दो अलग अलग ब्रीड लेंगे, उनके बीच में क्रॉस कराएंगे तो जो अपना क्रॉस ब्रीड जो होगा उसमें दोनों के कैरेक्टर होंगे, ऐसा अपन चाहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्रीड, नई ब्रीड भी बना सकते हैं। जैसे बुक में एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि सिप जो होती है उसकी एक ब्रीड होती है बीकानेरी ईव्स और एक होती है मारिनो रैम्स, और उन दोनों के बीच में ब्रीड करवाकर, मैटिंग करवाकर एक नई हिजार्डले करके एक नई ब्रीड बना ली। कहां बनाई गई? पंजाब में। ठीक है, तीसरा है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अभी तक क्या था? पहले अपन ने देखा था एक ही ब्रीड में रिलेटेड जो है उनके बीच में करवाना है, फिर ब्रीड सेम लेकिन वो रिलेटेड नहीं होने चाहिए, फिर ब्रीड अलग, अब स्पेसीज भी अलग। लेकिन स्पेसीज अलग तो लेनी है, लेकिन ऐसी स्पेसीज लेनी है जो थोड़ी बहुत रिलेटेड हो। तो ऐसे आउटब्रीडिंग को अपन क्या कहेंगे? इंटर मतलब बीच में, स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, दो अलग अलग स्पेसीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन। आउटब्रीडिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड बट रिलेटेड स्पेसीज ऑफ स्प्रिंग नॉन एज हाइब्रिड प्रोड्यूस इकोनॉमिक वैल्यूएबल ऑफ स्प्रिंग। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि डंकी और अपने हॉर्स जो होते हैं ये दो अलग स्पेसीज है लेकिन रिलेटेड स्पेसीज है। तो मेल डंकी लेते हैं और फीमेल हॉर्स लेते हैं, उनके बीच में क्रॉस करवाते हैं तो क्या बनता है? म्यूल। एक और क्रॉस होता है जिसमें फीमेल डोंकी लेते हैं और मेल हॉर्स लेते हैं, उससे हिन्नी बनती है, लेकिन वो इकोनॉमिक इंपोर्टेंट की नहीं होती। इसीलिए आपकी बुक में लिखा हुआ है कि म्यूल बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, वो आंसर नहीं लिखते। तो याद रखना, डोंकी जो है वो मेल होना चाहिए और हॉर्स जो है वो क्या होनी चाहिए? फीमेल। इससे जो बनेगा उसे म्यूल कहेंगे, और उसमें डोंकी और हॉर्स दोनों के जो यूजफुल कैरेक्टर है दोनों होंगे, और ये सुटेबल होगा हार्डवर्क इन डिफिकल्ट एरिया में। लेकिन एक प्रॉब्लम होगी, जितने भी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से जो हाइब्रिड बनाते हैं वो सारे के सारे स्टेराइल होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन नहीं बना सकते, मतलब म्यूल हमेशा ही क्या होगा? इनफर्टाइल होगा। नेक्स्ट है कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब अपन और ज्यादा लेवल पे क्या कर सकते हैं? ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको कहते हैं कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें दो है अपने, एक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और एक है MOET। पहले लेते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो द सीमन ऑफ कलेक्टेड फ्रॉम अ मेल, एक मेल जो डिजायरेबल कैरेक्टर का है उसमें से सीमन कलेक्ट करेंगे और उस सीमन का इस्तेमाल करेंगे किसी फीमेल की वेजाइना में या फिर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डालने के लिए। उसे अपन क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेट। देखो, एक मेल जब खुद सीमन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डाले तो उसे इंसेमिनेशन कहते हैं। यहाँ अपन ने मेल से सीमन कलेक्ट किए थे और फिर फीमेल में डाले थे तो इसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहेंगे। अपन वो जो सीमन कलेक्ट कर रहे हैं उन्हें हाथों हाथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें फ्रोजन फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, कहीं और भेज सकते हैं और फिर वहां पर जो फीमेल है उसको इंसेमिनेट करवा सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एडवांटेज क्या है? मैनी फीमेल कैन बी मेटेड विथ सीमन कलेक्टेड फ्रॉम अ सिंगल मेल। एक मेल से सीमन कलेक्ट किए, उसमें से कुछ कुछ हिस्सों से बहुत सारी फीमेल को अपन क्या करवा सकते हैं? मेटिंग करवा सकते हैं, मतलब फर्टिलाइज्ड कर सकते हैं।
हाई रेट ऑफ सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि अपन खुद इंसेमिनेट करवा रहे हैं तो ज्यादा चांसेज हैं फर्टिलाइजेशन के। तीसरा, फ्रोजन सीमन जो होता है उसको अपन कहीं और भी बेच सकते हैं। तो ये जो अपन करवाना चाह रहे हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, हो सकता है मेल जो एनिमल है वो यहाँ पर है, फीमेल एनिमल कहीं बहुत दूर है, तो वहां पर भी मेटिंग करवा सकता है। अब उन दोनों को फिजिकली पास में लाना शायद पॉसिबल नहीं था, लेकिन इधर से सीमन कलेक्ट करके वहां भेजे जा सकते हैं, क्योंकि फ्रोजन फॉर्म में भी रखते हैं। तो सिंस फ्रोजन सीमन कैन बी स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड, इट कैन बी यूज फॉर एआई ऑफ फीमेल एट डिस्टेंट एंड रिमोट प्लेस। और सेलेक्टिव ब्रीडिंग ज्यादा इजी हो गई। देखो, एक मेल को फोर्स करना कि इस फीमेल के साथ मैटिंग करे ज्यादा टिपिकल होता है, कंपेरेटिवली उस मेल से सीमन कलेक्ट करके फीमेल के अंदर इंसेमिनेट कर दे। ठीक है, तो ये अपनी क्या थी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और उसके एडवांटेज। इसके बाद अपन सेकंड टॉपिक लेंगे MOET। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन उसको भी समझते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अपन MOET, जिसकी फुल फॉर्म मैंने यहां नीचे लिखी है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। अब इसमें करते क्या है, ध्यान से सुनना। इन दिस सुपीरियर फीमेल को पहले कलेक्ट करेंगे, मतलब सेलेक्ट करेंगे, कलेक्ट क्या, उस जो सुपीरियर फीमेल होगी उसे अपन FSH लाइक हार्मोन जो होंगे उनके इंजेक्शन देंगे। FSH क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फीमेल में ओव्यूलेशन को कंट्रोल करता है। अब किसी फीमेल को अगर FSH लाइक हार्मोन के एक्सेसिव इंजेक्शन दिए जाएंगे तो वो जो कैटल वाली फीमेल जो है, इन दिस वो क्या करेगा, फॉलिकुलर मेच्योरेशन को एक्टिवेट करेगा और एक से ज्यादा ओव्यूलेशन कराएगा। जहां पर हर साइकिल में एक ओवम रिलीज होता था, वहां एक से ज्यादा ओव्यूलेशन होंगे। तो इट इंड्यूस फॉलिकुलर मैच्योरेशन एंड सुपर ओव्यूलेशन। सुपर ओव्यूलेशन का क्या मतलब है, इंस्टेड ऑफ 1 एग दे प्रोड्यूस 6 to 8 एग पर साइकिल, हर साइकिल में 6 to 8 एग बनाएंगे। अब ये एक फायदा हुआ कि एक से ज्यादा एग बना रही। अब यहीं तक नहीं है, दूसरा क्या करेंगे, अब इस फीमेल को मैटिंग करवाएंगे किसी सुपीरियर मेल के साथ, या उस सुपीरियर मेल के जो इस सीमन जो है उसको कलेक्ट करके उसे इंसेमिनेट करवाकर फर्टिलाइज करवाएंगे। अब ये फीमेल जो है फर्टिलाइज हो जाएगी तो इसके अंदर एम्ब्रियो बनेगा, और अगर एम्ब्रियो को अपन डेवलप होने दें तो फिर इस मल्टीपल ओव्यूलेशन का क्या फायदा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जैसे ही वो फर्टिलाइज्ड होगी उसके फर्टिलाइज्ड एग 8 to 32 सेल तक होंगे, उसमें से क्या करेंगे, वो एग निकाल लेंगे और उसे किसी और फीमेल में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। जिस फीमेल में ट्रांसफर करेंगे उसे अपन क्या कहेंगे, सरोगेट मदर, और जो पहले वाली फीमेल है उसे अपन कहेंगे जेनेटिक मदर। अब जेनेटिक मदर के अंदर से तो एम्ब्रियो निकाल लिया, तो अब जेनेटिक जो मदर जो होगी वो फिर ओव्यूलेशन कर सकती है और अगले राउंड के लिए तैयार होगी। इसका मतलब आपने सुपीरियर फीमेल को एक तरह की मशीन बना दिया, जिसमें वो बार बार ओव्यूलेट कर रही है। 8 to 32 सेल तक वो क्या करती है, एम्ब्रियो बनाती है, फिर आप उस एम्ब्रियो को कहीं और ट्रांसफर कर देते हो। तो मल्टीपल ओव्यूलेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर, इसलिए इसको क्या कहते हैं, MOET कहते हैं। तो द फर्टिलाइज्ड एग एट 8 to 32 सेल स्टेज आर रिकवर्ड नॉन सर्जिकली एंड ट्रांसफर्ड टू सरोगेट मदर। द जेनेटिक मदर इज अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन। एडवांटेज क्या है, इंक्रीज सक्सेस रेट ऑफ मैटिंग, मैटिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि सुपर ओव्यूलेशन होता है। इंक्रीज हर्ड साइज इन शॉर्ट टाइम, थोड़े ही टाइम में आप जो झुंड है उसकी साइज को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो, क्योंकि सुपीरियर मेल सुपीरियर फीमेल को लेकर बार बार बहुत सारे सुपीरियर ऑफ स्प्रिंग बना सकते हैं जल्दी जल्दी। नहीं तो वो एक बार सुपीरियर फीमेल जो है एक गेस्टेशन पीरियड तक कोई और बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाती, लेकिन इस सुपीरियर फीमेल को अपन बार बार नए नए एम्ब्रियो बनाने के लिए इस्तेमाल में लेते जाएंगे और किसी और फीमेल में ट्रांसफर करके क्या करेंगे, ऑफ स्प्रिंग बनाएंगे। तो इंक्रीज हर्ड साइज इन शॉर्ट टाइम विथ सुपीरियर एनिमल्स। ठीक है, तो ये अपनी क्या थी, MOET। अब आज के दो लास्ट टॉपिक लेते हैं, एक बी कीपिंग और एक फिशरी। तो पहले लेते हैं अपन बी कीपिंग। तो बी कीपिंग को एपीकल्चर भी कहते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, हाइव्स, जो बी हाइव्स होते हैं जहां मधुमक्खी लगती है उनका मेंटेनेंस करते हैं और डोमेस्टिकेशन करते हैं किसका, हनी बी का। और क्यों करते हैं, ताकि वहां से क्या मिल सके, हनी मिल सके, बी वैक्स मिल सके और वो पॉलिनेशन में हेल्प कर सके। अपन सब जानते हैं बी एक अच्छे पॉलिनेटर्स होते हैं, तो इनसे हनी तो मिलेगा ही, बी वैक्स मिलेगा और साथ में जिस जगह लगाएंगे उस जगह वो क्रॉप में और ज्यादा पॉलिनेशन भी करवाएगी। इट इज वेरी ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री होती है। कॉटेज इंडस्ट्री आप
समझते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री को कहते हैं, बहुत पुराने टाइम से ये इस्तेमाल की जाती है। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल बी कीपिंग। एक बी कीपिंग को अच्छे से करने के कुछ पॉइंट है। पहला, नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी बी, बहुत सारे टाइप की होगी, अभी अपन देखेंगे, तो कौन सी बी का कैसा नेचर है, उसे कैसा हैबिटेट पसंद है। दूसरा, आपके लोकेशन के हिसाब से और आपके एप्लीकेशन के हिसाब से कौन सी बी आपके लिए सूटेबल रहेगी। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म, मतलब झुंड को कलेक्ट करना और जो हाइव होता है बी हाइव को, उसको लेना, ये भी एक आर्ट होती है, उसका भी नॉलेज होना चाहिए। स्वार्म का मतलब झुंड होता है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन में उस बी हाइव को कैसे मैनेज करना है। हनी बी नेचुरली एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर सकती है, लेकिन आपको तो वहीं पर करवाना, तो आपको उस बी हाइव को क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी बी एंड बी वैक्स, जो हनी और जो उससे बी वैक्स मिल रहा है उसको कैसे हैंडल करना, उसकी वेस्टेज नहीं करनी है और इस तरीके से निकालना है कि वो जो हाइव है, छत्ता जो है, उसको खराब ना करे। इसको अपन क्या कहेंगे, बी कीपिंग की कुछ खास बात, जिससे बी कीपिंग को और अच्छे लेवल से किया जा सके। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन बी कीपिंग के बारे में कुछ और पॉइंट है आगे देखते हैं कि हनी बी की कौन कौन सी स्पीसीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, एपिस मेलिफेरा और एपिस फ्लोरी, ठीक है। तो इन स्पीसीज का इस्तेमाल किया जाता है। अब बी कीपिंग के एडवांटेज क्या है, फायदे क्या है। तो पहला तो इससे हनी और बी वैक्स मिलता है, ये फायदा। अब इनके क्या एप्लीकेशन है, हनी जो है एक हाई न्यूट्रिटिव फूड है, इसको मेडिसिन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बी वैक्स जो है उसका कॉस्मेटिक, पॉलिश और अदर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब बी जो होते हैं वो अच्छे पॉलिनेटर्स भी होते हैं, तो इसका यूज करेंगे अपन। बी आर पॉलिनेटर ऑफ मैनी क्रॉप स्पीसीज, जैसे सनफ्लावर, ब्रेसिका, एप्पल और पियर। तो अब अपन को क्या करना है कि इनके जो क्रॉप लैंड है वहां पर अपन क्या करेंगे, बी कीपिंग करेंगे। इससे क्या होगा, उन क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा पॉलिनेशन होंगे तो ज्यादा ऑफस्प्रिंग बनेगी, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और बी को अच्छा खाना मिलेगा तो वो हाईली क्वालिटिव हाइव बनाएगी, बी वैक्स बनाएगी, न्यूट्रिशन देगी और अच्छी क्वालिटी का हनी बनेगी। So beehives in cropland increase productivity. It increase both crop productivity और honey productivity. Next है फिशरी। फिशरी का क्या मतलब है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग किया जाता है, सेल भी किया जाता है, ठीक है। किस किस को, फिश को, सेल फिश को, अदर एक्वेटिक एनिमल्स, सिर्फ खाली फिश को नहीं, इन सारे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए जो अपन इस्तेमाल करते हैं वर्ड, उसे क्या कहते हैं, फिशरी। एक बुक में दे रखे हैं एग्जाम्पल, फ्रेश वाटर फिश के एग्जाम्पल दे रखे हैं, मरीन वाटर फिश के एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो फ्रेश वाटर में आती है कटला, रोहू, कॉमन कार्प, ये सब क्या है, फ्रेश वाटर फिश है। और मरीन फिश में कौन सी आती है, हिल्सा, सार्डाइन, मैक्रेल, पॉम्फ्रेट, ये सब कौन सी है, मरीन फिश है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है कि एडवांटेज क्या है, तो ये फूड तो प्रोवाइड करवाती है, साथ में सोर्स ऑफ इनकम और लाइवहुड भी है ये, ठीक है। एक बुक में एक टर्म दे रखा है कि पीसी कल्चर और एक्वा कल्चर में क्या डिफरेंस है, और कुछ लिखती नहीं है, बस क्वेश्चन है। तो देखो, पीसी कल्चर में सिर्फ फिश ओरिएंटेड इंडस्ट्री होती है, सिर्फ फिश को क्या किया जाएगा, डोमेस्टिकेट किया जाएगा और उसी के प्रोडक्ट को बनाया जाएगा, उसे ही सेल किया जाएगा। जबकि एक्वा कल्चर में पानी में लगने वाले सारे फ्लोरा, फोना, सब प्लांट, एनिमल, सब का क्या किया जाता है, डोमेस्टिकेशन किया जाता है, कल्चर किया जाता है, उन्हें लगाया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है और उन सब से जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस होती है उन सबको लिया जाता है। तो एक्वा कल्चर इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग, रियरिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ एक्वेटिक फ्लोरा, बोले तो प्लांट्स, एंड फोना, बोले तो एनिमल्स। जबकि पीसी कल्चर इज द ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ ओनली फिश टू ऑब्टेन फिश एंड फिश प्रोडक्ट। एक टर्म है बुक में लिखी हुई है, ब्लू रिवोल्यूशन। तो जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन क्या था, आप सब शायद जानते होंगे कि मतलब फर्टिलाइजर, मैन्योर, इन सब का जो भी चीजें थी उन सब का इस्तेमाल करके जो ग्रीन क्रॉप थी उनकी प्रोडक्टिविटी में सडनली एक रेज आया, उसे क्या कहा, ग्रीन रिवोल्यूशन। अगर ऐसा ही एक्वा कल्चर के केस में किया जाए और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए तो उसे क्या कहेंगे, ब्लू रिवोल्यूशन, ठीक है। इसी के साथ अपन आज के वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन चैप्टर का सेकंड हाफ लेंगे, जो कि क्या है, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, मतलब इसी चैप्टर के अगले वीडियो में। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।